अस्सलामुअलैकुम, मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके तो असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2022 जो है स्टैट STAT 406 की असाइनमेंट जो है उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पर्सनल अपने काम के अंदर, क्योंकि मेरी प्रमोशन वगैरह हो रही थी आगे, तो इस वजह से ना मैं अपनी फ़ाइल वगैरह बना रहा था। 2-3 दिन मुझे स्टूडेंट कहते रहे कि असाइनमेंट वगैरह बना दें सर, लेकिन मैं थोड़ा अपने काम में बिज़ी था। अभी ये जो है ना वो फ्री हुआ हूँ, तो मैंने किसी को कहा था कोई मुझे जो ना असाइनमेंट वगैरह का आंसर दें, इसका क्वेश्चन दें, ताकि मैं आंसर बना दूँ। तो ये मैंने बनाया ऑलरेडी, पहले पिछली दफ़ा भी एक असाइनमेंट बनाई थी, हाफ क्वेश्चन तो वही था, थोड़ा सा पोर्शन एक क्वेश्चन का ना था। पिछली दफ़ा असाइनमेंट बनाई हुई थी, सेम वही था क्वेश्चन। तो ये इसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सलूशन में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कोई प्रॉब्लम हो ना पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन सर ने दिया हुआ है 12 मार्क्स का, यही पिछली दफ़ा 10 मार्क्स का, अब यही 12 का दे दिया। सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है जो पिछली दफ़ा असाइनमेंट में सर ने सेकंड क्वेश्चन दिया था। ए रैंडम सैंपल लिए हुए x1 टू x2 सो x8 तक हमारे पास रैंडम सैंपल हैं, टेकन किया हमने पॉपुलेशन से, विद उनका मीन म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा स्क्वायर, द फॉलोइंग स्टेटिस्टिक हमें दिए हुए कुछ टेकन फॉर्म, ये सारे स्टेटिस्टिक जो है ये म्यू के लिए जो है लिए गए। तो अब यहाँ पे अब कौन कौन से हमारे पास सैंपल जो उन्होंने लिए स्टेटिस्टिक के लिए चेक करने के लिए, T1 ले लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, T2 इसके अंदर सैंपल लिया दूसरा 2x2 माइनस x4 प्लस 4x5 प्लस x8 वेरिएबल ले लिया। T3 जो है वो हमारे पास x8 माइनस x1 ओवर 8 है, और T4 जो है वो x5 है। ये कुछ रैंडमली सैंपल लिए और इनको हमने ये चेक क्या करना है, विच ऑफ द अबव आर अनबायस्ड। हमने ये चेक करना है कि अनबायस्ड जो है वो इनमें से कौन कौन से हैं, T1 T2 T3 या T4। तो सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली वी नीड टू कंपेयर द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द स्टैटिस्टिक। दैट इज फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका अनबायस्ड के लिए ये है या नहीं है। इसके लिए हमने प्रोसीजर क्या बनाना है वो ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने दोनों तरफ इसकी ली है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी जो है वो म्यू के इक्वल आ जाएगी तो देन वो अनबायस्ड हो गया, अदरवाइज जो है वो अनबायस्ड नहीं होगा। तो ये कुछ गुड एस्टिमेटर की खसूसियात भी हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है गुड एस्टिमेटर की? पॉइंट एस्टिमेटर सेट टू बी ए गुड पॉइंट एस्टिमेटर इफ इट है द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। सबसे तो पहले है अनबायसनेस होनी चाहिए उसके अंदर, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सफिशेंसी होनी चाहिए, और एफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर ये वाले उसके अंदर पॉइंट जो हैं वो हैं तो देन वो गुड एस्टिमेटर कहलाएगा। और अनबायस्ड के लिए क्या है, एस्टिमेटर डिफाइंड टू बी अनबायस्ड इफ द स्टैटिस्टिक सच एज एन एस्टिमेटर हैज़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। जो पॉपुलेशन पैरामीटर से निकालते हैं ना मीन, वो म्यू होता है, जो हम सैंपल से निकालते हुए एक्स बार होता है। तो कहता है जो हम सैंपल वाली वैल्यू उसका एक्सपेक्टेड ले लें तो वो पॉपुलेशन का जो ट्रू वैल्यू उसकी इक्वल आ जाए तो वो अनबायस्ड एस्टिमेटर कहता है। जैसे थीटा हम कहते हैं, सपोज थीटा हेड जो है सैंपल हम ऐसे जर्नल फॉर्मेट में ले रहे हैं, एक्स भी कह सकते थे, यहाँ पे थीटा ले लिया, वाई ले लें, बी एन एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा, देन कहता है कि थीटा हेड विल बी कॉल्ड द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ इफ। कैसे अनबायस्ड कहलाएगा? कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा की लें और वो थीटा के इक्वल आ जाए, और अगर इक्वल ना आए तो देन द स्टैटिस्टिक इज सेड टू बी बायस्ड एस्टिमेटर। यही हमारी कंडीशन थी कि यहाँ पे कोई भी अगर वेरिएबल आ जाता है, एक्स फॉर्मेट में है, वाई में है, जेड में, किसी भी फॉर्मेट के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के उसकी आ जाए इक्वल तो देन वो बायस्ड कहलाती है, अनबायस्ड कहलाती है। और ना इक्वल आए अगर जीरो के तो उस वैल्यू के थीटा के तो वो बायस्ड कहलाता है। यहाँ पे जैसे वो बता रहे एग्जांपल देके, सैंपल मीन एक्स बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन। जो एक्स बार होता है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का होता है, ये कन्फर्म है। सैंपल प्रोपोर्शन जो होता है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी का। इसी तरह एस स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द सिग्मा स्क्वायर, बट एस स्क्वायर इज ए बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द सिग्मा स्क्वायर। जो कैपिटल एस होता है, जो स्मॉल एस होता है, इसमें भी थोड़ा सा ये डिफरेंस हमें बता रहा है कि ये बायस्ड होता है और दूसरा अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है।
वो इक्वल नहीं होता, वो अननोन वैल्यू के लिए फाइंड किया जाता है। ये कुछ अंडरस्टैंड वैल्यू थी उसकी। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल सारे शो दैट द सैम्पल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ये हैंडआउट्स के अंदर सर ने एग्जाम्पल दी हुई है और ये लेक्चर के अंदर सर ने ये सारी बताई हुई कैसे इसको डिफाइन करना। और यही वाला हमारी असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन भी है, आप चेक करें जो वहाँ पे एग्जाम्पल है सर ने लेक्चर्स के अंदर, आप उनका लेक्चर सुन, शो दैट द सैम्पल मीन एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ये हमने प्रूव करनी है, सारी मैंने बनाई है, अभी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं ये सारे सैम्पल मीन हमें कहा गया कि किस चीज़ के इक्वल हैं, ये इसको प्रूव करें। सिंपल एग्जाम्पल दिए और इन सब को सॉल्व किया हुआ सर ने। कंसिस्टेंसी के लिए बताया गया है कि कंसिस्टेंसी देखेंगे हम, उसकी लिमिट्स लें इन्फिनिटी के। यहाँ पे कह रहे हैं एन एस्टिमेटर थीटा डिसाइड टू बी एन कंसिस्टेंस एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर जो है वो थीटा का इफ एंड ओनली इफ आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ई के लिए होगा कि लिमिट्स हम ले लेंगे इन्फिनिटी के लिए और इसकी पी प्रोबेबिलिटी लेंगे थीटा हेड माइनस थीटा, इसका मॉड लेंगे तो लेस देन इक्वल टू कोई भी स्मॉल वैल्यू से लेस आ जाए या इक्वल आ जाए 1 के। इन अदर वर्ड एस्टिमेटर इज सेड टू बी एन consistent estimator of the theta if the probability that theta hat is very close to theta। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं जो थीटा हेड की वो बिल्कुल क्लोज टू थीटा के आ जाए या अप्रोचेस टू यूनिटी कह दें या 1 के इक्वल आ जाए, विन इंक्रीज इन दी सैम्पल, जैसे जैसे हम सैम्पल साइज को इंक्रीज करते जाए तो वो 1 के इक्वल उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो देन हम उसको कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंस है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है। कहता है इट शुड बी नोटेड दैट द कंसिस्टेंसी इज लार्ज सैम्पल प्रॉपर्टी एंड अदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कंसिस्टेंस एस्टिमेटर मे और मे नॉट बी अनबायस्ड। ज़रूरी नहीं कि कहता जो कंसिस्टेंस हो वो बायस्ड भी अनबायस्ड भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ से यहाँ पे बता रहे सैम्पल मीन जो होता है विच अनबायस्ड एस्टिमेट होता है म्यू का, कहता है कंसिस्टेंस एस्टिमेटर होता है, ये भी कंसिस्टेंस होता है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो पी हैट है ये भी कहता है कि यहाँ पे कंसिस्टेंस है पी का। इसी तरह कहता है द मीडियन इज नॉट ए कंसिस्टेंस एस्टिमेटर ऑफ द म्यू, मीडियन जो है वो म्यू का नहीं होता। व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ ए सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जब वो सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है लेफ्ट या राइट तरफ जो है वो मूव करती। और सैम्पल वेरिएंस जो होता है कहते हैं एस स्क्वायर बायस एस्टिमेटर है बट इट इज़ ए कंसिस्टेंस एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। ये कंसिस्टेंस तो होता है लेकिन बायस नहीं है, ये ऊपर उसने बताया था, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी भी एग्जांपल दे के प्रूव करवाया गया है। इसी तरह एफिशिएंसी के लिए भी, ये एफिशिएंसी का भी हमें ये सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया, असाइनमेंट का जो सेकंड पार्ट है। ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, हो सकता है पेपर में इस तरह की चीज़ आ जाए तो चलो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो ये सेकंड क्वेश्चन का हमारा पोर्शन जो था कि हमने ये बताना है कि ये इसके अंदर कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ये पहला तो था बायसनेस वाला और दूसरा इसका जो पोर्शन था सेकंड वाला वो हमने इसमें कंसिस्टेंसी फाइंड करनी थी। ये सेकंड वाला हमारा जो पोर्शन था ये हमने देखना था, एफिशिएंसी इसके अंदर चेक करनी थी कि ये एफिशिएंट है या नहीं है। ये सेकंड वाला हमारा इसका आंसर था। दो ये इसने हमें ये पॉइंट्स लदा पूछे हुए, तो ये इसका सेकंड पॉइंट था। तो ये सेकंड पॉइंट था, ऊपर वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ये वाला फर्स्ट पॉइंट था, इसका सलूशन था। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है और उसका सलूशन मैंने दिया। इसको अभी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं अभी। तो इसके लिए था कि जो वेरिएंस हम निकालते हैं जिस डाटे का कहता है इफ थीटा 1 और थीटा 2 जो है ये दोनों हमारे जो हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, हमने फाइंड कर लिए फॉर द सेम पैरामीटर। थीटा के लिए दोनों अनबायस्ड है। कहता है देन द estimate theta 1 will be said to be more efficient than the theta 2 if the variance of the theta 1 is less than variance of 2। यानी जिसका वेरिएंस हमारा लेस होगा, जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होंगे वो ज़्यादा एफिशिएंट कहलाएगा। टू कंपेयर द रिलेटिव एफिशिएंसी टू पैरामीटर की, उनका दोनों की एफिशिएंसी को हमने कंपेयर करना है। तो वेरिएंस जो है वो सेकंड का अगर 1 पे डिवाइड करते हैं ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम थीटा 1 को कहेंगे कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है थीटा 2 की निस्बत। इट दस प्रोवाइड ए
क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट अनबायस्ड एस्टिमेटर, यही क्राइटेरिया है कि हमने उसको डिवाइड करके ग्रेटर चेक करना है। तो देन जो लेस होगा, अगर ग्रेटर 1 आ जाता है इसका मतलब है कि ये नीचे वाली वैल्यू लेस है। सिंपल वर्ड में हम यही कह दें कि जो वेरिएंस जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है अनबायस्ड एस्टिमेटर में, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कहलाता है। तो ये एफिशिएंसी आ गई। ये 2 पॉइंट्स को हमने देखना था, आगे भी उसने कुछ पॉइंट्स दिए हुए ऐसे। देखो ये जनरल प्रूफ भी आगे कर रहा है, वेरिएंस को लेके इसको दोनों का निकाला भी, निकालने के बाद इसको उसने कंपेयर किया है। कंपेयर करने के 1.4 है, तो जिसको डिवाइड किया था ये वाला S2 सेकंड वाला, वो कह रहा है तो ये इसमें देखें T1 लेस देन T2 है, तो T1 इज़ मोर एफिशिएंट देन द T2 एज द एस्टिमेटर ऑफ द म्यू। जो म्यू का एस्टिमेटर है T1 T2, ये कहता है इसकी कीमत, क्योंकि आंसर जो है वो ग्रेटर से 1 आया, 1.4 आया ना, इस वजह से अब T2 जो है, तो इसी वजह से कहता है यहाँ पे जो x T1 है, x बार इज़ द बेटर एस्टिमेटर ऑफ द म्यू देन द T2। यानी T2 की निस्बत जो है ये ज़्यादा अच्छा एस्टिमेटर कहलाता है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो प्रूव हो रहे। तो ये तो थी कुछ कंडीशन। अब जस्ट हमने अपनी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन को देखना है। इसके लिए हमने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। पहले वाले क्वेश्चन को बायसनेस को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास T1 T2 थे, तो इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने ले ली। एक्सपेक्टेड वैल्यू T1 की लें, तो इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 x2 सो ऑन x3 3 पे ले ली। सबको हमने अलग-अलग जो है यहाँ पे हमने इसको थोड़ा अलग-अलग कर दिया है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया ताकि आपको क्लियर जो है वो नज़र आ जाए। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 x2 x1 हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो किसी भी वेरिएबल की जो होती है वो म्यू के इक्वल होती है। तो μ1 μ2 μ3 ये सारे म्यू आ गए, और इसमें 3 म्यू हैं, तो इसलिए इनको काउंट करके 3 से कैंसिल हो गया, म्यू आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू T1 की तो म्यू के इक्वल आ गई, इसलिए हम T1 को कह देंगे ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अगेन हम T2 के लिए हम करते हैं इसी तरह, बोथ साइड पे इन पे भी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई कर दिया है, ओपन कर दिया है एक्सपेक्टेड वैल्यू को। ये कांस्टेंट होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू के, ये शुरू में आ जाता है, ये 2 जो है ये 4 है। इस तरह सब की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ये म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 को कैंसिल करेंगे तो ये भी म्यू के। ये T2 तो है, ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है, क्योंकि ये भी म्यू के इक्वल आ गया है, इसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है। अब T3 के दोनों तरफ हम करेंगे वैल्यू के। इसी तरह हमने x8 में आ गया -x1/8, इनको ओपन कर दिया, इसकी म्यू वाली आ गई, म्यू से कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो T3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू जब म्यू के इक्वल नहीं आई, इसलिए हम कह देंगे ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है पॉपुलेशन मीन म्यू का। इसी तरह T4 पे अप्लाई करेंगे दोनों तरफ हमने, और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने अप्लाई की तो ये म्यू में इक्वलेंट होगा। तो वैसे T4 जो है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T4 म्यू के इक्वल आ गई, इसलिए हम T4 को भी कहेंगे ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन म्यू का। अब हमारे जो थे 1 4 और 2 जो थे, ये वेटेड मीन ऑब्जर्वेशन इज आल्सो जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन म्यू है, और T3 इज नॉट द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन म्यू। यानी हमारे पास T1 T2 और T4 ये तो अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, और T3 जो अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। अब हमने इसके लिए एफिशिएंसी को चेक करना था, तीनों का वेरिएंस हमने अप्लाई कर दिया। तो वेरिएंस भी बोथ साइड हम अप्लाई करते हैं। तो जब वेरिएंस जो है अप्लाई करते हैं, वेरिएंस देखो 1 वेरिएंस 2 वेरिएंस 3 जो है हमने तीनों वेरिएबल पे अप्लाई किया है। तो वेरिएंस जो है वो इक्वल होता है सिग्मा स्केयर के। किसी भी हम वेरिएबल का डाटे के अंदर जो होता है जनरल फॉर्मेट के अंदर, उस पर वेरिएंस अप्लाई तो वो सिग्मा स्केयर के इक्वल आ जाता है। तो इसी तरह सिग्मा स्केयर 1 सिग्मा स्केयर 2 ये 3 ये तीनों सिग्मा स्केयर आ गए। 3 को कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पे 3 इसका कॉफिशिएंट 1 1 आ जाएगा ना, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 का ये 3 कॉमन आ गया। तो इसको हमने ये कैंसिल करके 1/3 बन गया। तो इसको पॉइंट में अगर ले जाएँ तो 0.33 s स्केयर आ जाएगा। इसलिए दूसरे पे भी हमने इसी तरह अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद सब पे हमने, तो जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे ये और करना है कि जब वेरिएंस को किसी कॉन्स्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो उसका स्केयर होके बाहर आ जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास ax आ जाए तो a स्केयर जो है वेरिएंस आगे आ जाएगा। तो इसी तरह ये 2 था, तो 2 से जो है ये 4 बन जाएगा। इसी तरह ये सिंपल वेरिएंस आ जाएगा x4 का, यहाँ 4 था ये 16 आ जाएगा, ये भी सिंपल वेरिएंस x8 का आ जाएगा। तो यहाँ पे ये x4 और x8 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये सिग्मा स्केयर माइनस का और प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये 16 और ये 4 20 हो जाएगा।
ये हमने कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक स्टेप इसमें से जो है ना वो मैंने इसको रिमूव किया था, और ये यहाँ पे फिर 20 जो है, यहाँ पे एक दफ़ा हम इसको 20 नहीं लिखेंगे। तो 20 तो तब बनेगा जब हम इसमें से, अभी मैं यहाँ से इसको मैंने ओपन कर लिया है मैथ टाइप के अंदर, और यहाँ पे एक वेन मैंने कॉपी कर दिया है। अब मैं जब 20 लिखूँगा तो यहाँ से ये सारे के सारे जो है ये रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको ऐड कर दिया है। ये दोनों कैंसिल हो गए, 16 और 420 कॉमन ले लिया, और सिर्फ गमा स्क्वायर कॉमन ली, बच गया। यहाँ से इसको कैंसिल करके तो अब ये इतना है, इसको दोबारा मैं इसे क्लोज करूँगा तो उसी तरह उस फाइल के अंदर जो है ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया। इस टेक्स्ट में थोड़ा सा ये मिसिंग था, वो मैंने इसको सेट कर दिया। तो ये 5 और 9 इसको डिवाइड किया तो 0.55 सिग्मा स्क्वायर आ गया। इसी तरह 3 पे अप्लाई कर दिया हमने। 3 हमारा वैसे भी ये अनबायस्ड भी नहीं था, तो ये इसका वेरिएंस भी जो अनबायस्ड होने की वजह से ये 0 आ गया। सिग्मा स्क्वायर में से सिग्मा स्क्वायर को हमने माइनस किया तो 0 आ गया। इसी तरह T4 पे अप्लाई करेंगे तो ये T4 जो है ये हमारा सिग्मा स्क्वायर की इक्वल आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, इसका कोफिशिएंट जो है। अब इनकी कंसिस्टेंसी चेक करें। वेरिएंस T1 का लिया तो 0.33 है, वेरिएंस T2 का लिया तो हमारे पास 5/9 यानी 0.55 है, और वेरिएंस जो T3 का ये 0 है, और वेरिएंस जो है ये T4 का जो है ये 1 यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे एफिशिएंसी के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे गौर करें, जो 0 है और ये 3 जो है, अब ये सबसे जो T1 इज़ मोर एफिशिएंट दैन T2 और T4 एज द एस्टिमेटर फॉर म्यू। तो अगर T1 और T2 T4 में से देखें तो T1 जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट कहलाता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि ये बायस एस्टिमेटर को हमने चेक करना है कि वो एफिशिएंट भी हैं या नहीं है। तो जो बायस थे उनमें से जो T1 है वो ज़्यादा एफिशिएंट कहलाएगा T2 और T, क्योंकि इसका सबसे वैल्यू कम आई। और दूसरा जो वो तो वैसे बायस एस्टिमेटर था T3, इसके लिए हम उसको कंपेरिजन यहाँ पे नहीं कर रहे। तो T1 को कह रहे हैं कि x बार इज बेटर एस्टिमेटर ऑफ द म्यू देन दैट जो है x2 x4 की निस्बत जो है हम इसको अगर प्रेफर करेंगे। तो जो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने सिर्फ यही करना था, शो दैट द सैम्पल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसके लिए ये प्रूव करने के लिए हमें पता है, हमने पीछे प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है कि इफ़ द x बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है, इसको मैं थोड़ा सा अनबायस्डनेस को यहाँ पे स्पेस इसका थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखें थोड़ा स्पेस। इफ़ x बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द म्यू देन वी प्रूव दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू म्यू। इसको प्रूव करना पड़ेगा, वैसे ये अंडरस्टूड प्रूव है लेकिन हमें इसको बताना है, हमने जनरल फॉर्मेट के अंदर इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू x बार इज इक्वल टू, हमने इसको x बार जो होता है जो होता है समीशन x ओवर n के इक्वल होता है। इसको जनरल फॉर्मेट में अगर ओपन करें तो I1 to n के इक्वल तक हमने इसको ओपन करना, जैसे x1 x2 so on x3 हमने xn तक ओपन किया है। n अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई कर दिया, सब की अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। तो इसमें n तक क्योंकि ओपन किया था, ये μ1 μ2 3 μn तक चले जाएंगे। तो इसमें जो इनका कोफिशिएंट बनेगा n तक, वो n नंबर तक हमने ओपन किया तो n बन जाएगा, कॉमन ले लिया, n को n से कैंसिल करेंगे तो म्यू बच जाएगा। तो इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू म्यू। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव दैट x बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। म्यू जो है, ये पॉपुलेशन जो म्यू होता है, इसको म्यू हम पढ़ते हैं, ये पॉपुलेशन से मीन निकाला होता है, यानी टोटल जो डाटा होता है उसका, और ये सैम्पल्ड वैल्यू उनमें से जो सैंपल लेके उनका मीन निकाला होता है, ये वाला होता है। तो ये हमारी सारी की सारी असाइनमेंट्स थी। ऑलरेडी ये पिछली दफ़ा भी मैंने एक असाइनमेंट बनाई थी, उसमें भी ये सेकंड क्वेश्चन एज इट इज़ ही सर ने रिपीट करवाया। यहाँ पे इसमें वही वाला था सारे का सारा, इसमें कोई नया क्वेश्चंस नहीं थे, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चंस थे जो सर ने पूछे।
T1 T2 3, ये 3 में वही सैंपल्स थे। तो इसलिए एक ये क्वेश्चन था जी आपका, इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट वगैरह आपने लेनी है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अच्छी तरह से बना लें, इसको मैथ टाइप के अंदर बनाएं। बनाने के बाद आगे जो है इसको आप यूज़ करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। इसी तरह ये सेकंड उसका पार्ट था पहले क्वेश्चन का। तो ये सेकंड में हमने इसकी एफिशिएंसी को देखना, जिसका सबसे वेरिएंस कम आता है वो ज़्यादा एफिशिएंट कहलाता है अनबायस एस्टिमेटर में से, जो अनबायस हो जाते हैं। और ये सेकंड में हमने इसको प्रूव करना था, ये सेकंड वाला इसका पोर्शन था। यही हमारी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।